अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो गॉस लॉ है। और इस लॉ में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने के बाद हम गॉस लॉ में आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले हम इस बात को समझेंगे, या हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली फ्लक्स एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो इस बात को नापती है कि किसी भी चीज का जो फ्लो हो रहा है वो किसी भी एरिया से कितना हो रहा है। जैसे हो सकता है कि पानी बरस रहा, बारिश हो रही हो, और अगर आपने एक रिंग ली और रिंग को बारिश के रख दिया तो उसके अंदर से पानी पास करेगा। तो ये हो सकता है कि कितनी क्वांटिटी पानी की पास किया उसके अंदर से, वो वाटर का पास करने वाला फ्लक्स हो गया। आप खुद बता सकते हैं कि रिंग का एरिया जितना छोटा होगा उतना कम क्वांटिटी पास करेगी, तो फ्लक्स भी कम पास करेगा। और रिंग का एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी पास करेगी, तो फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। तो फ्लक्स जब भी हम मेजर करेंगे, चाहे जो भी चीज का हो, ये बात तो पक्की है कि फ्लक्स अगर ये नाप रहा है किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी फ्लो कर रही है, तो वो क्वांटिटी जो फ्लो करेगी ये इस बात पे जरूर डिपेंड करेगी कि कितने बड़े एरिया से फ्लो हमें नापना है। जितना बड़ा एरिया होगा फ्लो उतना ज्यादा होगा, जितना छोटा एरिया होगा फ्लो उतना कम होगा। दूसरी बात ये कि जब हम फ्लो की ही बात कर रहे हैं, तो अगर वो रिंग जो थी, बारिश अगर मान लीजिए सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है और रिंग को हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो क्या ज्यादा क्वांटिटी पास करेगी। लेकिन अगर रिंग को जो ऐसे रखी थी इसको अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, तो अभी भी बारिश सीधे गिर रही है, तो क्या उतनी ही क्वांटिटी पास कर पाएगी बारिश की या पानी की जितनी पहले कर रही थी? नहीं, अब पहले से कम हो जाएगी। अगर रिंग सीधे रखी थी, इस तरीके से रिंग रखी थी, तो ज्यादा क्वांटिटी पास कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम रिंग को टिल्ट करते जा रहे हैं, क्वांटिटी जो बारिश की है वो कम होती जा रही है, जो पानी की क्वांटिटी है पास कर रही है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये बात पर भी डिपेंड किया जाएगा कि जो रिंग हमने रखी है उसका सरफेस या एरिया किस तरफ है। अगर वो इस तरफ एरिया रखा है तो अलग क्वांटिटी पास करेगी, और अगर हमने टिल्ट कर दिया तो अलग क्वांटिटी अलग फ्लक्स पास करेगा। तो एरिया पर डिपेंड करता है फ्लक्स, और एंगल थीटा पर भी डिपेंड करता है कि कितने एंगल पर हम उस रिंग को रख रहे हैं। तीसरी इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो बारिश हो रही है उसकी स्पीड क्या है। अगर बारिश होने की स्पीड बहुत ज्यादा है तो उस रिंग से ज्यादा फ्लक्स पास कर जाएगा, और अगर बारिश धीरे हो रही है, उसकी स्पीड कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस रिंग से जो पानी पास करेगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो ओवरऑल हमें यह समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है कि किसी से रिंग से कितना वाटर पास कर रहा है, तो जो कितनी क्वांटिटी वाटर की उस रिंग से फ्लो कर रही है उसको फ्लक्स का नाम दिया जा रहा है। और फ्लक्स इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उस रिंग का एरिया कितना है, वाटर की स्पीड कितनी है, किस स्पीड से गिर रहा है, और उस रिंग को हमने कितने एंगल पर रखा हुआ है, जो बारिश आ रही है उससे कितने एंगल पर रखा हुआ है। फ्लक्स कई तरीके के हो सकते हैं। एक एनर्जी का फ्लक्स हो सकता है जो उस बात को नापेगा कि कितनी एनर्जी फ्लो करके चली गई है किसी एरिया से। फ्लक्स जैसे मैंने हम लोग ने भी देखा, उसको हम वेलोसिटी फ्लक्स कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी पानी की पास करके निकल गई, उसको वेलोसिटी फ्लक्स कहते हैं। उसी तरीके से कई डिफरेंट तरीके के फ्लक्स हो सकते हैं, और हर फ्लक्स का बस ये नापना है कि किसी भी चीज का जब फ्लक्स नाप रहे हैं उस चीज की कितनी क्वांटिटी उसके अंदर से पास कर रही है, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी उसकी पास करेगी फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा। हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे अभी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बेसिकली इसी बात को मेजर करता है कि कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी एरिया से पास कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कैसे नापोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जब फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बहुत नजदीक होती है, और फील्ड जब वीक होती है तो नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाता है। तो अगर हमने रिंग ली और उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो बहुत सारी लाइन इसके अंदर से पास कर जाएंगी, और वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो कम लाइन इसके अंदर से पास करेंगी। तो आप ये कह सकते हो कि कितनी क्वांटिटी पास कर रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो वो क्वांटिटी हम एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, तो हम लोग ये जो चैप्टर है इसका नाम गॉस लॉ है, इसमें पहला काम हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक
सिंबल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब फ्लक्स, जैसे मैंने बताया कि फ्लक्स इस बात को मेजर करता है कि किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी पास कर रही है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया is proportional to the number of field lines passing through it। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से जब हम नाप रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की पास कर रही है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास कर रही है, उसी के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये इसकी मेजर करने का तरीका है। मैथमेटिकली एक अलग फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे, बट इन जनरल आप अगर समझें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिक्स में हम क्या समझते हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका यही है कि ये इस बात को बता रहा है कि हम इस बात को बता सकते हैं कि अगर किसी भी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, फ्लक्स उसी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास कर रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में हो सकता है कि रिंग आ जाए, तो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकली। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकली तो सामने हो सकता है कि कोई हेमिस्फेयर आ जाए, इस तरीके से हेमिस्फेयर आ जाए, और अगर हेमिस्फेयर आ जाएगा तो इस हेमिस्फेयर से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करके बाहर निकलेंगे। और उसके आगे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे बढ़ते समय कोई एक ऐसा शेप आ जाए जो कि किसी भी एक आर्बिट्री इस तरह का शेप है। ठीक है, और अगर आर्बिट्री इस तरह का शेप है तो जो भी फील्ड लाइन इसके अंदर जाएंगी क्या वो वापस भी बाहर निकलेंगी। तो अगर बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन के प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसके अंदर से 5 लाइन गई है तो इसके अंदर से भी 5 लाइन ही गई है, इसके अंदर से भी 5 लाइन गई है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इसके अंदर का फ्लक्स φ1 है, इसके अंदर का फ्लक्स φ2 है और इसके अंदर का फ्लक्स φ3 है, तो फ्लक्स तीनों से सेम पास कर रहा है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर पास कर रही है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है तो फ्लक्स भी आप कह सकते हो सेम है। इस बात से कोई डिपेंड नहीं करेगा कि वो कैसा शेप और साइज आपने उसके आगे रखा हुआ है। मैथमेटिकली हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। ठीक है, हम ऐसे समझ गए कि हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन से कंपेयर करके फ्लक्स को बता सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की, उस बात को समझते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपको यह समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकती है, जैसे यूनिफॉर्म फील्ड थी, और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। हम अभी तक जो एरिया की बात कर रहे थे, तो एरिया को हम अभी तक स्केलर मानते आए हैं, लेकिन आगे जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे, और अगर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे तो उस वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो आप फिलहाल ये बात याद रखें कि कोई भी सरफेस अगर होती है तो उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर मानते हैं। तो जैसे ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर सरफेस घूमेगी तो एरिया वेक्टर भी घूमता जाएगा, और एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में पहले आप ये समझे कि कोई भी सरफेस अगर आपने बनाई है तो उसका एरिया वेक्टर जो होता है ये हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये सर्कल है तो ऑब्वियसली इसका एरिया πr² हो गया, और इसका डायरेक्शन इस सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन होना सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए। अब अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी, मान लो ये रिंग है जिसके अंदर से हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जो पास करी है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E के बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर से पास कर रही है उसकी वैल्यू E के बराबर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है,
तो कुछ देर पहले हम लोग, जैसे मैं वाटर के फ्लक्स की बात कर रहा था, तो हम लोग ने ये समझा कि जो वाटर की क्वांटिटी उस रिंग से पास कर रही थी वो रिंग के एरिया पर डिपेंड करती थी, रिंग कितने एंगल पे रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती थी, और कितनी स्पीड से बारिश हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती थी। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास कर रही है, कितने बड़े एरिया से पास कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पे ट्रैवल कर रही है तो कम फ्लक्स होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सीधे क्रॉस कर जाती, जैसे बारिश के पानी की हम बात कर रहे थे, तो फ्लक्स ज्यादा होता। तो ओवरऑल हम जब फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और अगर E और A के बीच में एंगल थीटा है तो फ्लक्स को हम कहते हैं E इंटू A इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी तो हम E डॉट A से नहीं निकाल सकते, फिर हमको छोटे छोटे एरिया लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो मैं कुछ देर में बताऊंगा। यहां पे A क्या है, A जो है ये एरिया वेक्टर होता है, और ये एरिया वेक्टर जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ठीक है, तो अगर हमें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है या इनके बीच का एंगल पता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है किसी भी सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने की। अब ऐसा हो सकता था कि ये जो सरफेस हमने बनाई है, ये सरफेस किसी और शेप और साइज की हो जाती, मान लो कुछ ऐसी हो जाती, और हम इसका भी एरिया वेक्टर लिख सकते थे, लेकिन हो सकता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है ये कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी तो हम क्या करेंगे कि हम इस सरफेस को कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ऐसे कई सारे स्मॉल एलिमेंट पे डिवाइड कर देंगे, और फिर हम किसी भी एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। अगर हम सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं जो यहां पे रखा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसकी वैल्यू E1 की है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर छोटा एरिया होगा, तो हम लिख सकते हैं DA का एरिया वेक्टर, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर। और अगर मैं पूछूं कि सिर्फ इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो आप कहते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है वो E डॉट DA के बराबर कर रहा है। क्या ऐसे कई सारे छोटे छोटे एरिया होंगे, और हम इन सारे एरिया से जितना जितना फ्लक्स जा रहा था जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा? क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसके पास सिर्फ वैल्यूज होंगी, मतलब इसके अंदर से हो सकता है कि 5 का फ्लक्स जाता है, इसके अंदर से 3 का जाता है, इसके अंदर -2 का जाता, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स अगर हम सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो E डॉट DA का करेगा, और ऐसा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वेरिएबल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो सरफेस हमको दी जा रही है वो प्लेन ना हो, कर्व हो, जैसे एक फुटबॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कर्व सरफेस हो। और अगर हमें कोई भी कर्व सरफेस दिया, मान लो स्फेयर ही दिया है, या स्फेयर नहीं कोई भी शेप दिया है, कोई ओवल शेप दिया है, इस तरह का शेप दिया है, और ये सरफेस चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो हम जब इससे फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो हम इसको भी कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और कई सारे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब अगर हम हर एक छोटे पार्ट से फ्लक्स निकालेंगे और जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, जैसे हमने पहले सीखा। तो अगर हम इसमें से फ्लक्स निकालना चाह रहे थे तो अगेन हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया यहां पर, और अगर इस एलिमेंट के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कहीं इस तरफ जा रही हो, जिसकी स्ट्रेंथ मान लो E, मैं मान लेता था, यहाँ पे E मान लो, E की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो DA का एरिया वेक्टर हो गया। अगर हम इससे फ्लक्स निकालना होता तो हम लिख देते फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट DA, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते तो टोटल फ्लक्स आ जाता, लेकिन यहां पर हम एक सर्कल बना देते। सर्कल बनाने से इंटीग्रेशन करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आता है, बस ये सर्कल ये बताता है कि हमने जो इंटीग्रेशन किया है ये एक
क्लोज्ड सरफेस से किया है। क्लोज सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जो चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें इस चारों तरफ से बंद सरफेस के अंदर से फ्लक्स निकालना है, तो हम यहां पे बस एक सर्कल लगा देंगे जो हमें सिर्फ ये बता रहा होगा कि हमने फ्लक्स निकाला तो है लेकिन एक क्लोज सरफेस से निकाला है। अगर हम सर्कल नहीं बनाएंगे तो फ्लक्स निकाला है वो क्लोज सरफेस से नहीं है, लेकिन अगर सर्कल बनाएंगे तो फ्लक्स निकाला है और वो क्लोज सरफेस से है। और ये जितना भी फ्लक्स आएगा ये फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करेगा या प्रोपोर्शनल होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और कुछ और चीजें समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्लोज सरफेस है और अगर हमारे पास ये क्लोज सरफेस है और अगर हमने यहां पे इसके बाहर एक चार्ज Q रख दिया तो ऑब्वियसली Q का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगी तो इस तरीके से जाएगी। जहां पर हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं और फ्लक्स की वैल्यू में हमें पता है कि E डॉट dA का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या अगर हम फ्लक्स को लिख रहे हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA या इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा, तो आप इस बात को समझिए कि यहां पे cos थीटा क्या बता रहा है। cos थीटा बता रहा है कि हमने अगर किसी भी सरफेस में, जैसे मान लो यही एक सरफेस है, अगर हमने इस सरफेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा था तो कहीं यहां था, और अगर हम इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ये इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी होगा। अब ये एंगल कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फ्लक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लो मैं कहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो क्या हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधे सीधे E डॉट ए लिख सकते थे, और E डॉट ए लिखने के बाद हम लिख सकते थे EA cos थीटा। इसका मतलब फ्लक्स कितना है ये cos थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये cos थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा 90 से कम होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होता है। जब थीटा 90 के बराबर हो जाता है तो cos थीटा जीरो हो जाता है, और जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो cos थीटा कितना है उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। cos थीटा पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव है, cos थीटा नेगेटिव है फ्लक्स नेगेटिव है, cos थीटा जीरो है फ्लक्स जीरो है। तो मतलब आपको यह समझना है कि हम जब भी फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। अब नेगेटिव कब होगी? तो आप इस बात को समझे कि हम जब फ्लक्स क्लोज सरफेस से निकालते हैं, जो सरफेस चारों तरफ से बंद होती है, तो आप ये याद रखें कि फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर is always perpendicularly outwards from surface। मतलब जब भी हम किसी क्लोज सरफेस से एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उस क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, कभी सरफेस के अंदर की तरफ नहीं आएगा। हम एक रूम के अंदर बंद है तो रूम चारों तरफ से बंद है तो ये क्लोज सरफेस है, और अगर छत के एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वो छत से बाहर जाएगा। जमीन के एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वो जमीन से भी बाहर जाएगा। इस दीवार के एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वो भी बाहर आएगा। कोई भी एरिया वेक्टर अंदर नहीं आएगा, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर होगा। और अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर चली जा रही है, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एंगल 90 से कम आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बाहर निकलना है तो जैसे भी निकलेगी इनके बीच का एंगल 90 से कम होगा। मतलब कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर निकलती है तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अब अगर वहीं छत का एरिया वेक्टर बाहर था और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड छत से अंदर आ जाए तो जैसे ही वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनके बीच का एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, और 90 से बड़ा होते ही ये फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि cos थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी तो फ्लक्स पॉजिटिव है, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी तो फ्लक्स नेगेटिव है, और अगर सरफेस
ये सरफेस है, ठीक है, ये छत है मान लीजिए, एरिया वेक्टर बाहर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के पैरेलल ही ट्रेवल कर जाएगी तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल चली गई वो ना तो अंदर आई ना बाहर गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती तो फ्लक्स पॉजिटिव होता था, अंदर आती थी फ्लक्स नेगेटिव होता था, और अगर वो पैरेलल निकल जाती है तो फ्लक्स जीरो होता है। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की हम बात अगर करते हैं तो ये कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड गोज आउटवर्ड्स द फ्लक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड comes inwards to the surface, flux is negative, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर जा रही है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, अंदर आ रही है तो फ्लक्स नेगेटिव है। और व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स पैरेलल टू सरफेस, किसी भी सरफेस के अगर पैरेलल है, देन द फ्लक्स इज जीरो, तो उस केस में उसका कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स पॉजिटिव जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, फ्लक्स नेगेटिव जब फील्ड अंदर आएगी, और फ्लक्स जीरो जब फील्ड सरफेस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। अगर इस डायग्राम में मैं आऊं और तुमसे ये पूछूं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया, तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात को मेजर करता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे क्रॉस करी। अगर देखा जाए तो यहां पर 4 लाइंस अंदर आई हैं और वही 4 लाइन बाहर भी चली गई हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी तो बाहर भी उसको जाना ही जाना पड़ेगा। तो जितनी लाइंस अंदर आई हैं उतनी ही लाइंस बाहर चली गई हैं। तो नेट अगर मैं बात करूं तो नेट लाइंस ना तो बाहर गई हैं ना नेट नंबर ऑफ लाइंस अंदर आई हैं। 4 अंदर और 4 बाहर, तो नेट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो जीरो कही जाएंगी और टोटल फ्लक्स जीरो कहा जाएगा। और आप यहां से भी कह सकते हो कि जब ये फील्ड सरफेस के अंदर आ रही थी तो ये नेगेटिव फ्लक्स बना रही थी, और जब ये फील्ड सरफेस के बाहर जा रही थी तो ये पॉजिटिव फ्लक्स बना रही थी। जितना नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और टोटल फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। ये मैथमेटिकली भी आएगा, और आप सिर्फ इस बात से भी बता सकते हो कि अगर नंबर ऑफ लाइंस जितनी अंदर आई है उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस बाहर चली गई हैं तो फ्लक्स जीरो आता है, ठीक है। तो अगर हम इस सरफेस की बात करते जिस सरफेस के चार्ज बाहर रखा था, जैसा मैंने भी बताया, तो इसकी वजह से टोटल फ्लक्स जीरो हो गया था, क्योंकि जितनी लाइंस अंदर आई थी उतनी लाइंस बाहर चली गई थी। वहीं अगर हमने इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज रख दिया, यहां पे कहीं चार्ज रख दिया, तो अब अगर इसके अंदर चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस करेंगे, और अगर देखा जाए तो जितनी भी लाइंस हैं वो सब इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं, और अगर बाहर निकल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो आएगा इस केस में वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर हमने यहीं पर इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया होता तो बस अंतर यह होता कि जितनी भी फील्ड लाइंस होती वो इसकी तरफ आती, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर आती तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, ठीक है। अगर ये चार्ज Q था और अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं, तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में सीखा था कि अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को दुगना कर देते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हम बनाते हैं वो भी दुगनी हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। तो अगर ये Q का चार्ज था और Q के चार्ज के लिए मैंने 8 लाइंस बनाई है तो फ्लक्स 8 के प्रोपोर्शनल है, और अगर मैंने यहां पे 2Q का चार्ज रख दिया होता तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस 16 हो जाती, तो फ्लक्स 16 के प्रोपोर्शनल हो जाता। मतलब फ्लक्स इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज इसके अंदर है। चार्ज के मैग्नीट्यूड को दुगना कर देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी दुगनी हो जाएगी।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि चार्ज जो उसके अंदर है, अंदर के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज को बाहर रख दिया था तो क्या कोई फ्लक्स आया था? नहीं, नेट फ्लक्स जीरो आया था। फ्लक्स तब आया जब चार्ज अंदर है, फ्लक्स तब आएगा जब चार्ज अंदर है। अगर अंदर नेट चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, अगर अंदर नेट चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव है, और अगर अंदर नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है ये डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा है। ठीक है, क्यू इन का मतलब चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे 1/ε0 आ जाता है। और गॉस लॉ यही कहता है, यही गॉस का लॉ है कि जो भी क्लोज सरफेस होगी उस क्लोज सरफेस से हम अगर फ्लक्स निकालते हैं तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर टोटल चार्ज क्यू इन का है तो टोटल फ्लक्स जो उस क्लोज सरफेस से पास करेगा वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स जीरो, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल फ्लक्स पॉजिटिव, अगर क्लोज सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स नेगेटिव। इन सारी बातों को अगर हम रिलेट करें और हमने जो सीखा है अभी तक कि कैसे मैथमेटिकली हम फ्लक्स निकालते हैं, तो उन सारी चीजों को हम अगर एक संग यूज करें तो फ्लक्स की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकली हम क्या निकालते थे? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन सर्कल बना के। और अगर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन हम सर्कल बना रहे हैं इसका मतलब क्लोज सरफेस से है, और ये फ्लक्स होता है कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस लॉ है। ठीक है, तो गॉस लॉ ये कहता है कि अगर हमने क्लोज सरफेस बनाई है तो क्लोज सरफेस से मैथमेटिकली हम इस तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं, और वो जितना भी फ्लक्स आएगा वो नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, ये गॉस लॉ। और कभी कभार आपको सुनने में आएगा, कहीं जगह लिखा रहेगा गॉसियन सरफेस। तो जो भी क्लोज सरफेस आप बनाते हैं उस क्लोज सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो उसका नाम है गॉसियन सरफेस जो भी क्लोज सरफेस आप निकाल रहे हैं। तो गॉस लॉ आप हमें ख्याल से क्लियर हो गया कि कोई भी क्लोज सरफेस, गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है जो सरफेस चारों तरफ से बंद है। और वो ये कहता है कि उस क्लोज सरफेस के टोटल फ्लक्स निकालने का मैथमेटिकल इंटीग्रेशन ये है जो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अब अगर हम आते हैं कि भाई ठीक है ये गॉस लॉ है तो हम इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें यूज करना है इन सब चीजों को। तो अभी तक हमने जो सीखा है उस बात को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात को मेजर करता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। एक हमने ये सीखा। फिर दूसरा हमने ये सीखा कि अगर हम क्लोज सरफेस बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर जाएगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी तो फ्लक्स जीरो होगा। और फिर हमने गॉस लॉ सीखा, और ये गॉस लॉ कहता है कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स अगर निकालना है तो हम इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए करके इंटीग्रेशन करके फ्लक्स निकाल सकते हैं जो कि क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब जरा इस डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए, और मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ चार्जेस रखे हैं। यहां पे Q1 का चार्ज है, Q2 का चार्ज है, इधर इधर मान लो Q3 का चार्ज है, इधर Q4 का चार्ज है। अब हमें कोई भी गॉसियन सरफेस बनानी होगी फ्लक्स निकालने के लिए, और मान लो कि हमने ये गॉसियन सरफेस बनाई है, ये क्लोज सरफेस बनाई चारों तरफ से बंद है, इसका नाम गॉसियन सरफेस है। अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है और कुछ चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर भी हैं। ठीक है, अब फ्लक्स निकालना है। मान लो हमें फ्लक्स निकालना है तो तरीका क्या है? फ्लक्स निकालने के लिए हम इसकी सरफेस में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और हम इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकालकर पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। तो Q1 का चार्ज जो यहां पे रखा है इसकी वजह से इस पॉइंट पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो E1 की है।
Q2 का जो चार्ज रखा है इसकी वजह से यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की है। मान लो ये -Q3 होता, ये जो Q3 का चार्ज यहां पे रखा हुआ है -Q3 का, इसकी वजह से इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड E3 की है। और ये जो Q4 का चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से भी यहां पर कुछ ना कुछ फील्ड आएगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरफ आएगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E4। ठीक है, और ये जो छोटा सा एरिया रखा हुआ है इस एरिया को हम DA का एरिया कहते हैं। ये स्मॉल एरिया जो है वो DA का है, स्मॉल एरिया। तो अगर हमें इससे फ्लक्स निकालना होता तो गॉस लॉ जो हमें फ्लक्स निकालने को कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स निकालना होता तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लिखते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA इन द क्लोज सर्कल। अब ये E इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? अगर हमें इससे फ्लक्स निकालना है तो ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वाला जो फील्ड है अंदर का चार्ज, E2 की फील्ड, E3 की फील्ड और E4 की फील्ड। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल रहे हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के चार्जेस और बाहर के चार्जेस सब मिलके प्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, जिसकी वैल्यू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और Q इन में कितना चार्ज है? Q1, Q2 और माइनस Q3। तो हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है जो हमने सीखा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, अगर हम यहां पे आए, ये गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पे लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस। कौन से चार्जेस? अंदर या बाहर? सब। बाय ऑल द चार्जेस इनसाइड as well as outside the surface। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये अंदर के चार्ज और बाहर के चार्ज सब मिलके प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये जो क्यू इन है ये सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस ही होंगे, इसमें बाहर वाले चार्जेस नहीं लेने हैं। रीजन ये है कि हम जब बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालते थे तो इसमें अगर हम पूरा इंटीग्रेशन जब कर देते थे तो बाहर वाला जो चार्ज होता था उसका फ्लक्स जितना अंदर आया था, जितना अंदर नंबर ऑफ लाइन भेजी थी, इस Q4 वाले ने जितनी अंदर भेजी थी वो बाहर भी निकल गई थी, इसलिए उसका टोटल फ्लक्स 0 हो जाता था। लेकिन जो चार्ज अंदर है उनकी फील्ड या तो सिर्फ बाहर जा रही होगी पॉजिटिव है तो, या सिर्फ अंदर आ रही होगी नेगेटिव है तो इनका फ्लक्स या तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रहा होगा या सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव रहा होगा। लेकिन जो चार्ज बाहर है उसने फील्ड अंदर भेजी और फिर बाहर निकल गई तो उसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट नहीं होता है, नेट फ्लक्स 0 होता है उसका। इसलिए राइट हैंड साइड में सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस आते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ में इस बात को आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से लेते हैं, लेकिन जो क्यू इन होता है वो सिर्फ अंदर के चार्जेस ही कंसीडर किए जाते हैं। इस गॉस लॉ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको थोड़े से लॉजिकल रीजनिंग से समझनी होती है। मतलब उसमें कैलकुलेशन तो नहीं होती है बट आपको लॉजिक से उस बात को निकालना पड़ता है। तो पहली बात आप याद रखें कि गॉस लॉ हम तभी यूज कर सकते हैं जब सरफेस चारों तरफ से बंद है। अगर सरफेस चारों तरफ से बंद नहीं है तो गॉस लॉ हम यूज नहीं कर सकते। और कोई भी सरफेस जो चारों तरफ से बंद है उसके अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो उसके अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स ये इस बात पर डिपेंड करता है या इस बात के प्रोपोर्शनल होता है कि उस क्लोज सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, मान लो हमको एक पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि एक आधा सिलेंडर है जो कि ऊपर से खुला हुआ है और इस आधे सिलेंडर में बंद है इधर से। ठीक है, ऑब्वियसली इधर से बंद होगा। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है और पूछ रहा है कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर हमसे पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, तो पहली बात तो यह कि
फ्लक्स का मतलब क्या है कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो फ्लक्स भी होगा। लेकिन अगर हम ई डॉट डी ए करने जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस होंगे, क्योंकि ये कर्व सरफेस है, हर डायरेक्शन में हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगी और इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक की बात करते हैं। अगर मैं इसी के ऊपर आइडेंटिकल सिलेंडर यहां पे रख दूं, आइडेंटिकल होना चाहिए, थिक सेम सिलेंडर होना चाहिए, और इसको इसके ऊपर रखते हैं, तो आप ये बात समझे कि अगर हमने आइडेंटिकल सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया है तो क्या अब ये चारों तरफ से बंद हो गया है? ये चारों तरफ से बंद हो गया है? पहले बंद नहीं था, क्योंकि अगर ये सिर्फ नीचे वाला सिलेंडर था तो ये ऊपर से खुला हुआ था, तो ये चारों तरफ से बंद सरफेस के अंदर नहीं था। लेकिन अगर हमने एक और सिलेंडर आइडेंटिकल सिलेंडर्स के ऊपर रख दिया तो क्या ये चारों तरफ से बंद हो गया? और गॉस लॉ तब लगता है जब चारों तरफ से बंद होता है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल फ्लक्स इसके अंदर से कितना पास कर रहा है, तो वो है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या टोटल फ्लक्स में इसके अंदर से कुछ फ्लक्स पास करेगा, इसके अंदर से भी कुछ फ्लक्स पास करेगा? क्या दोनों के अंदर से बराबर करेगा? करना ही चाहिए, क्योंकि जितनी लाइंस इसमें नीचे आएंगी उतनी ही लाइंस इसमें ऊपर भी जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि सिमेट्री है सब कुछ, और ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों आइडेंटिकल है, तो जितने फ्लक्स नीचे से पास करता, जितनी नंबर ऑफ लाइन नीचे से जाती उतनी नंबर लाइन ऊपर से भी जाती। तो अगर नीचे वाले से फ्लक्स 5 होता, ऊपर वाले से फ्लक्स 5 होता, तो दोनों को मिला के फ्लक्स 2 होता। और क्या ये टोटल फ्लक्स 2 टोटल फ्लक्स के ही बराबर होता, जिसको हम लिखते हैं Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या 5 को हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमसे पूछा गया था कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है किसी भी आधे सिलेंडर से, तो वो फ्लक्स की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आपसे ये बोला जाए कि ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इस हेमिस्फेयर के सेंटर में, इस हेमिस्फेयर के सेंटर में अगर हम यहां पर कोई चार्ज रख दें, और फिर से मैं यही सवाल पूछूं कि इस हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो क्या सेम क्वेश्चन हो जाएगा? क्या करोगे? इस हेमिस्फेयर के ऊपर आइडेंटिकल हेमिस्फेयर और हम रख देंगे। ये कोई हेमिस्फेयर है इस तरीके का, साइड व्यू में बना रहा हूं, और अगर इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक आइडेंटिकल हेमिस्फेयर अगर आप और रख दें, तो क्या ये पूरा स्फेयर बन जाएगा? और अगर चार्ज Q यहां पे रखा हुआ था, तो ये चार्ज Q से जितना फ्लक्स नीचे से जाता उतना फ्लक्स ऊपर से जाता। तो हम ये कहते हैं कि अगर इसके अंदर से फ्लक्स 5 पास कर रहा होता, तो इसके अंदर से 5 है तो इसके अंदर से भी 5 है, और अगर ऐसा ही आधा हेमिस्फेयर और रख दिया तो क्या पूरा स्फेयर बन गया और चारों तरफ से बंद हो गई सरफेस? गॉस लॉ लगा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा इसके, इस जो चारों तरफ से बंद है, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स 2 के बराबर है, क्योंकि नीचे भी 5 ऊपर भी 5, तो फ्लक्स की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आधा हेमिस्फीयर हमको दिख रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा वेरिएशन मैं कर रहा हूं, ठीक है, और उस वेरिएशन में क्या है कि अब ये चार्ज जो है ये हेमिस्फीयर में इसी तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, ये, और चार्ज जो है ये सेंटर पे ना रख के यहां रख दिया गया है, ठीक है, ये सेंटर था। तो अब पूछेगा कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि ये हेमिस्फीयर है, और हम इस हेमिस्फीयर के लिए गॉस लॉ इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है, चारों तरफ से बंद होता तो लगा सकते थे, और ऊपर से बंद नहीं करते क्योंकि चार्ज फिर उसकी सरफेस में आधा बाहर आधा अंदर, तो वो चीजें हम निकालना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कर सकते थे बंद करके, लेकिन दूसरा बेहतर तरीका ये होता है, या इसको आप समझिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर हम इसको भी उसी तरीके से ऊपर से बंद कर दें, अगर हमें इस तरीके से ये हेमिस्फीयर है और हमसे ये कहा गया होता कि हमने इस हेमिस्फीयर से फ्लक्स निकालना है,
तो आप इस बात को समझिए कि अगर मेरे पास एक आधा हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा हुआ है, आधा स्फीयर जिसको हम हेमिस्फीयर कह रहे हैं, ऐसा रखा हुआ है, और चार्ज कहीं सेंटर पे ना रख के यहां रखा हुआ है, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस की होंगी। अगर मैं आइडेंटिकल हेमिस्फीयर इसके ऊपर और रख दूं तो क्या पूरा स्फीयर बन गया? और जैसे ये पूरा स्फीयर बना, हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर Q का चार्ज रखा होता तो Q के चार्ज की वजह से हम फ्लक्स की वैल्यू कहते हैं पूरे स्फीयर से Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए कि जो फील्ड इसमें इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, इस तरीके से मैं कुछ फील्ड लाइंस बना देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि अगर फील्ड इस Q के चार्ज से अगर निकलेगी तो क्या ऊपर वाला जो ब्लू वाला आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है और नीचे वाला जो ब्लैक वाला हेमिस्फीयर दिख रहा है, क्या Q से जितना ऊपर जाएंगी लाइंस, क्या Q से उतनी ही नीचे आएंगी लाइंस? सिमेट्री है भाई, कोई भी चार्ज हर जगह सिमेट्रिकल लाइन प्रोड्यूस करेगा, तो जितनी ऊपर फील्ड जा रही है उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नीचे भी आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना फ्लक्स ऊपर से पास कर रहा है, अगर वो फ्लक्स फाई का है, तो उतना ही फ्लक्स नीचे से भी पास कर रहा है, वो फ्लक्स फाई का है, और नीचे वाले के थ्रू अगर फ्लक्स फाई का है, तो क्या ये दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा? तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इज 2 और अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो ये पूरा स्फीयर बन गया है, और पूरे स्फीयर के थ्रू फ्लक्स कितना होता है? अंदर का चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेमिस्फीयर होता, उस हेमिस्फीयर से फ्लक्स अभी भी Q/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता। तो चार्ज अगर सेंटर में रखा होता तब भी वही होता, सेंटर से इधर भी शिफ्ट कर दोगे तब भी जितना ऊपर लाइंस उतना उधर नीचे लाइंस है, फ्लक्स अभी भी उससे सेम आ जाता। ठीक है, तो फ्लक्स आपको जब भी कैलकुलेट करना है तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है कि हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सरफेस से। और अगर हम इसी बात का यूज करके, मैं आपसे ये कहता कि ये Q का जो चार्ज है, ये एक स्फीयर था, और इस स्फीयर में अगर मैं इसको दो पार्ट में कट कर दूं तो एक हेमिस्फीयर नहीं, एक स्फीयर का छोटा हिस्सा इधर दिखेगा, और मैं कुछ दूरी पर इसको बना रहा हूं, दूसरा स्फीयर का हिस्सा इधर दिखे। ठीक है, इस तरह से दिखेगा, और हमने कहीं यहां पर Q का चार्ज रखा हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें फ्लक्स निकालना है इससे या इससे। तो आप अगेन इस बात को समझिए कि अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं इस तरीके से, और यहां पे अगर मैंने Q का चार्ज रखा है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर बनाऊंगा तो एक नीचे भी बनाऊंगा, एक लेफ्ट की तरफ होगी तो एक राइट की तरफ भी होगी, एक इस तरफ होगी तो एक इधर भी होगी, और एक इस तरफ होगी तो इधर भी होगी, चारों तरफ फील्ड लाइंस होंगी इसकी। अब अगर मैं इस स्फीयर को दो हिस्सों में बांट देता, एक स्फीयर का हिस्सा होता ये वाला और एक स्फीयर का हिस्सा होता ये वाला, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। क्या इसमें से अगर 3 लाइंस पास करी हैं तो क्या इसमें से भी 3 लाइन पास करेंगे? सिमेट्री है भाई, और अगर सिमेट्री है तो अगर ये चार्ज Q से इस तरफ 3 लाइंस गई है तो इस तरफ भी 3 लाइंस गई होंगी। इसका मतलब अगर इस Q के चार्ज ने इसके थ्रू फ्लक्स फाई बनाया है तो Q के चार्ज ने इसके थ्रू भी फ्लक्स फाई ही बनाया होगा, क्योंकि फील्ड लाइन जितनी लेफ्ट में गई होंगी उतनी राइट में गई होंगी। और अगर इनको जोड़ देते तो क्या पूरा स्फीयर बन जाता, और पूरा स्फीयर बन जाता तो अगेन सब कुछ सेम आता, और सब कुछ सेम आता तो मतलब अभी भी अगर जब फ्लक्स निकालते तो अगर ये जो भी हिस्से दिख रहे हैं छोटे वाले या बड़ा वाला, दोनों के थ्रू अभी भी फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे, और जैसे हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं अभी, नेक्स्ट क्लास में फ्लक्स निकालेंगे। किसी क्यूब के कोने पे कॉर्नर पे एक चार्ज रख देंगे, पूछ सकते हैं कि इस क्यूब के एक साइड से क्या फ्लक्स है वगैरह, कई डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होंगे। फिर हम लोग मैथमेटिकली, ये हम लोग बिना मैथमेटिक्स के निकाल रहे हैं, ये हम सिर्फ इस बात का यूज कर रहे हैं कि नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी बार हमको नेट चार्ज नहीं दिया होता है, हमको कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की पास कर रही है और ये एरिया है, इससे फ्लक्स निकालो, तो वहां पे मैथमेटिकली हमें निकालना होगा E.dA का इंटीग्रेशन, जिससे कि हम उसे इंटीग्रेशन करके उस फ्लक्स को वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ को कंटिन्यू करेंगे, जितने भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है वो करेंगे, और उसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन अगर किसी क्वेश्चन में करना होगा तो किस तरीके से करना है।
ठीक है।